हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 3 के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो लेसन नंबर 3 मैंने पहले कहा था थोड़ा सा लेंथी होगा क्योंकि टॉपिक्स थोड़े से बढ़ चुके हैं और अब ये भी कह सकते हो कि ऑलमोस्ट जो है ना हम कहीं ना कहीं इस चैप्टर को करने के बाद 40% सिलेबस हमारा कवर हो चुका होगा। चैप्टर 11 है, पहुंचे हम सिर्फ थर्ड चैप्टर पे हैं, लेकिन हमारा ऑलमोस्ट 40% सिलेबस कवर हो जाएगा इस सारे टॉपिक्स को खत्म करते हैं, यानी कि चैप्टर को खत्म करते ही। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं विद इंपोर्टेंट आंसर पीडीएफ वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। अब पहले समझते हैं वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है। वैसे तो मैंने वेरिएबिलिटी आपको इंट्रो में समझाया था, लेकिन आज की वीडियो में डीप में इसको समझेंगे, ठीक है। तो वेरिएबिलिटी का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी दो डाटा को कंपेयर करते हैं, है ना, तो हो सकता है उनका मीन सेम हो सकता है उनका मीडियन सेम हो सकता है उनका मोड सेम हो, यानी कि हम सेंट्रल टेंडेंसी पे मेन फोकस रखते हैं वो हमारा सेम हो, लेकिन वो कितना डिफरेंट है या फिर कितने अलग अलग चीजों से वो क्या बोलते हैं उसे कि मतलब उनकी वैल्यू जो है कितना अलग अकर कर रही है, मतलब उनका मेन पॉइंट से उनका डिस्टेंस कितना है बाकी वैल्यूज का, उसी चीज को यहाँ पे वेरिएबिलिटी बोल के चलते हैं। मतलब सपोज करो किसी डाटा का मीन 45 है, मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है, जिनका मीन कुछ हो रहा था लेकिन उनकी बाकी ऑब्जर्वेशन है उनकी वैल्यू उनसे काफी दूर दूर अकर कर रही थी, ठीक है, इसी को हम यहाँ पे वेरिएबिलिटी बोल के चलते हैं। मैंने इसमें अपने जैसे एग्जांपल दिया भी था एक, जैसे हम एक और पढ़ेंगे यहाँ पे, एक और एग्जांपल मैं दूंगा, एक मैंने खुद से दे देता हूँ। हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था जिसमें मैंने अपना एग्जांपल दिया था कि जैसे फॉर एग्जांपल दो प्लेयर्स हैं, एक क्रिस गेल है एक विराट कोहली है ना, हम दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं। अब अगर हम विराट कोहली सर की बात करें तो वो उन्होंने मान चलो उन्हें रन बनाने शुरू कर दिए, वो कभी ओपनिंग में आए तो वो टिक के खेलते हैं, है ना। टिक्की खेलने का मतलब क्या है कि वो आराम से पहले एक दो रन बनाएंगे, फिर लॉन्ग टर्म तक, फिर जब लगेगा अब रिस्क लेना है तो वो छक्के चौके मारना शुरू कर देंगे, है ना, क्योंकि हम लड़के हैं, हम दीवाने होते हैं बैट बॉल देखने के भी और खेलने के भी, ठीक है। तो उसमें हमें ये चीज पसंद आई। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्रिस गेल की, वो साहब क्या थे कि भाई अगर रन मारने लग गए तो भाई बिल्कुल ही अंधाधुंध पूरी टीम अकेली जिता देंगे 200 रन 250 रन मार के, है ना, खड़े खड़े छक्के लग रहे हैं। लेकिन अगर आउट हो गए, नहीं टिक पाए तो बोल आउट हो जाएंगे। यानी कि आप अगर देखो तो अगर कोहली सर का एवरेज देखूं तो वो ऑलमोस्ट आसपास ही रहता है, आसपास, यानी कि जो भी उनका एवरेज स्कोर है उनका स्कोर बाकी सारे स्कोर उनके एवरेज स्कोर के आसपास ही है। लेकिन अगर क्रिस गेल की बात करूं हो सकता है दोनों का जो एवरेज स्कोर हो सेम हो, लेकिन अब जो क्रिस गेल साहब हो सकता है कभी 0 पे आउट हो गए हो, ज्यादातर 0 पे 1 पे 2 पे, और कभी कभी 200 रन भी मार रखे हो, 200 250, ठीक है, 100 150 ऐसे रन भी मार रखे हो। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि भाई कुछ डाटा ऐसा होता है कि जब दोनों का मीन भी सेम है मीडियन भी सेम है, लेकिन जो बाकी वैल्यूज हैं वो उसके मीन मीडियन से काफी दूर दूर आ रही है और कभी कभी पास पास आ रही है। तो अगर मैं बात करता हूं कि अगर मुझे किसी को ओपनिंग पे लेके आना तो कौन सा खिलाड़ी मैं अच्छा मानूंगा, मैं कोहली सर को अच्छा मानूंगा। अच्छा क्यों मानूंगा? क्योंकि भाई वो जब इनिशियली आएंगे, ठीक है, मतलब जब वो क्या बोलते हैं इनिशियली खेलना चालू करेंगे, ठीक है, तो वो जब वहां पे खेलेंगे तो सबसे पहली बात तो भाई बाकी टीमों को कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये बंदा बहुत जल्दी आउट नहीं होगा, ये टिक के खेलेंगे। यानी कि मान लो शुरू 10 ओवर इन्हें एज अ ओपनिंग पे लेके आ गए, 10 ओवर 15 ओवर खेल लिए उन्होंने। अब जो बाकी जो टीम है वो आराम से रिस्क ले सकते हैं, उन्हें पता है कि अब ज्यादा ओवर्स नहीं है खेलने के लिए, अब आराम से रिस्क ले पाएंगे। लेकिन अगर मान लो अपने क्रिस गेल को जो ओपनर को उतार दिया और शुरुआत में आउट हो गया तो क्या पूरी टीम अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं कर देगी? बिल्कुल कर देगी, ठीक है। तो इसी चीज के लिए ना हम जो है वो वेरिएबिलिटी निकालते हैं किसी भी डाटा का, हम सिर्फ मीन मीडियन मोड पे डिपेंडेंट नहीं रहते डाटा के लिए। हमें यहाँ पे वेरिएबिलिटी भी हमारी हेल्प करती है उसे समझने में या फिर उस डाटा को और अच्छे से ठीक करने में या फिर आगे यूज करने के लिए। अब समझते हैं इसको थ्योरेटिकल क्या क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। तो रिपोर्टिंग द सेंट्रल वैल्यूज, जब हम सेंट्रल वैल्यूज निकालते हैं, रिपोर्ट करते हैं of a data set provides only partial information, तो हमारे पास उसको लेके क्या होती है, सिर्फ partial information होती है about the entire data, पूरे entire data के लिए। It is possible that the two data set have similar measures of central tendency, तो हो सकता है कि भाई it is possible that the two data set, अगर हम two data set की बात करते हैं, have similar measures of central tendency, कि क्या है उनके पास similar measure है किस चीज का, central tendency का, but both may differ based on the spread of the values। लेकिन अगर हम बात करते हैं वैल्यूज की स्प्रेड होने की, तो वो जो है ना वो अलग अलग यहाँ पे हो सकती है। हो सकता है कि कोई एक डाटा अपने मीन मोड मीडियन से यानी कि अपनी सेंट्रल वैल्यू से काफी ज्यादा दूर दूर है,
यानी कि काफी ज्यादा फैला हुआ है, और कुछ तक बिल्कुल उसके आसपास है, कंजेस्टेड सा है। इसमें हमने 2 एग्जांपल लिए, अब 2 एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल कंसीडर 2 रेस्टोरेंट्स, हमने यहाँ पे 2 रेस्टोरेंट के एग्जांपल लिए। सेलिंग पिज्जाज, उस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पिज्जाज को सेल कर रहे हैं, दैट आर लोकेटेड इन द सेम टाउन, जो क्या है सेम टाउन में क्या है लोकेटेड है। अ रिसर्चर कलेक्टेड डाटा ऑन द डिलीवरी टाइम। अब यहाँ पे एक रिसर्चर आया, उसने देखा कि डिलीवरी टाइम पे मैं डाटा कलेक्ट करता हूँ ऑफ बोथ रेस्टोरेंट्स इन मिनट्स में फॉर अ वीक एज गिवन बिलो। वो एक हफ्ते का यहाँ पे याद रखा है, दे रखा है। मतलब एक दिन रेस्टोरेंट ए का देखा तो 42 भी है डिलीवरी टाइम, यानी कि 42 मिनट, 50 मिनट भी है, 47 मिनट भी है, 43 मिनट भी है, 52 भी है, 55 भी है, 40 भी है। दूसरा देखो 47 भी है, 32 भी है, 70 भी है, 55 भी है, 65 भी है, 35 भी है, 25 भी है। ये एक बार फटाफट ना दोनों का सिर्फ एक मीन निकाल लेते हैं, तो जल्दी जो मीन निकालेंगे सबको पता है इसके से फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा xi अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहले सबका सम कर लो, सबका सम करूंगा, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 7 कितने हो गए, 10 और 7 हमारे पास हो गए 17 और 2 19, 19 का 9, एक कैरी, 4 और 1 5, 5 और 10 15, 15 और 4 हो गए हमारे 19, 19 और 4 23, 23 और 5 28, 28 और 32 329। ठीक है, डिवाइड बाई 7, 7 से कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। 7 4 जा 28, 4 रह गया, 7 7 से 49, 47 आया। अगर ये 47 आएगा फिर भी चेक कर लेता हूँ आपकी तसल्ली के लिए। ठीक है, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 2 22, 22 7 29, 29 का 9 आ गया है, 2 कैरी, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 7 25, 25 और 3 28, 28 और 32 329 वही आया ना सम, और डिवाइड बाई 7, 7 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7, इससे काट लो, वही आएगा सेम 47 है ना। तुमने मीन निकाला, क्या दोनों का मीन सेम आया, बिल्कुल सेम आया। अब मैंने ना देखा कि 47 को देखो आप, अगर आप थोड़ा सा इस डाटा को देखो तो इस डाटा में जो वैल्यूज हैं या फिर जो डिलीवरी टाइम लग रहा है वो ऑलमोस्ट 47 के आसपास ही है, ज्यादातर सब 47 करीब है। लेकिन वहीं पे इस डाटा को देखो थोड़ा सा एक बार आप, 47 से कुछ देखो कितना कितना दूर है, चलो तो बिल्कुल सेम है 47 की, ये देखो 70 भी आ रखा है बीच में, ये देखो 25 भी आ रखा है बीच में। इसका मतलब आप एक सिंपल सी बात पूछता हूँ कि आप किस रेस्टोरेंट से खाना मंगाना पसंद करोगे, ए से या बी से? आप बोलोगे ए से। क्यों? क्योंकि ए का एक एक्यूरेट टाइम होता है अप्रोक्स कि वो इतने टाइम में डिलीवर कर देगा। बी के पास से मंगवाया, भाई बी के पास से खाना मंगवा लिया, हमने ऑर्डर कर दिया, अब पता लग रहा है खाना आ रहा है कब, जब हमारी भूख भी खत्म हो चुकी है, हम परेशान हो चुके हैं, पता लगे ऑर्डर किया 2 घंटे पहले, खाना आ रहा है 2 घंटे बाद। ठीक है, लेकिन ए ने अपना एक फिक्स टाइम रखा हुआ है कि हम अप्रोक्स इस टाइम तक आपको डिलीवर कर देंगे, तो वो 2-3 मिनट ऊपर नीचे डिलीवर कर देता है। तो मैं तो भाई ए से प्रेफर करूंगा खाना मंगवाना, क्योंकि बी से पता लग रहा है यार हम खाना ऑर्डर कब करते हैं, जब ऐसा लगता है कि हम बना नहीं पाएंगे, ठीक है, या फिर बनाना नहीं आता है और हमें तुरंत भूख लगी है, भाई 40-30 मिनट में खाना आ जाएगा, ठीक है, तो हम फ्रेश वगैरह हो जाते हैं तो अपना खाना खा लिया। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे कुछ टाइम का फिक्स है ही नहीं, तो इसलिए हम जो है ना हमेशा मीन पे रिलाई नहीं कर सकते। मीन देखो दोनों को ही सेम है, मीन में कोई दिक्कत नहीं है दोनों के, आप उसका मीडियन निकालो, मीडियन भी सेम आएगा। लेकिन दिक्कत किस चीज में है, दिक्कत इस चीज में है कि सेंट्रल वैल्यूज दोनों की सेम है, लेकिन जो वेरिएबिलिटी है वो काफी डिफरेंट है दोनों की। जब मैंने इसे दिखाया डॉट प्लॉट पे, देखो डॉट प्लॉट पे जब रेस्टोरेंट ए को दिखाया, जो कितने करीब है वो जो है इतने ज्यादा करीब है ना। जो डॉट प्लॉट पे देखो आप रेस्टोरेंट को देखते हो तो इतना ज्यादा करीब है ये ठीक है। और अगर मैं रेस्टोरेंट बी की बात करता हूं तो ये देखो ये कितने फैले हुए इनका टाइम, मतलब इनका डिलीवरी टाइम कितना फैला हुआ है कि कभी टाइम पे आता है, कभी बहुत लेट हो गए, कभी बहुत जल्दी पहुंचा दिया, कोई भी फिक्स टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये देखा हमने दो रोड, यहाँ पे देखो बिल्कुल इसको बोलते हैं यहाँ पे जो स्प्रेडनेस है वो बिल्कुल कम है, यहाँ पे पूरे फैले पड़े हैं, स्प्रेड हो चुके हैं पूरे के पूरे। तो अब यहाँ पे हम एक चीज और समझते हैं, रेंज एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज, दो चीजें हैं। पहले समझते हैं रेंज का मतलब क्या होता है। रेंज का समझ तरीका पता है क्या है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस में लोवेस्ट वैल्यू, यानी कि हमारा डाटा किन किन नंबरों के बीच में है उसको हम यहाँ पे रेंज बोल के चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे रेंज की बात करूं डाटा के अंदर, जैसे मान चलो यही है वैल्यू, इसमें देखो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे मुझे नजर आई है 55 है ना, सबको ये लगेगी 55। और जो लोवेस्ट वैल्यू है इस डाटा की वो है मेरे हिसाब से 40, बिल्कुल 40 इसकी लोवेस्ट वैल्यू है। तो मैं पूछूं कि भाई रेस्टोरेंट ए का रेंज कितना है, तो क्या बोलोगे 55 माइनस 40 15 मिनट का। लेकिन मैं नीचे देखो, इसका देखोगे अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू 70 है, उसमें स्मॉल वैल्यू कितनी है 25 है, 70 में से 25 गए, यहाँ पे रेंज कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे कितना आएगा भाई 45, तो 45 आएगा रेंज। यहाँ पे रेंज सिर्फ 15 मिनट की है, यहाँ पे रेंज कितनी है 45,
यानी कि यहाँ पे सारी वैल्यूज ऑलमोस्ट 15 मिनट के अंदर सिमटी हुई है, यहाँ पे 45 मिनट का डिफरेंस भी क्रिएट हो रहा है। इस बात का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो है ना इस चीज में थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ पे स्प्रेड जो है वो डाटा बहुत ज्यादा हो रखा है ना, वो चीज है। तो चलो अब आगे देखते हैं। तो अब समझते हैं, तो मैंने आपको रेंज समझा दिया, अब समझते हैं इंटरक्वार्टाइल रेंज को भी। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। तो रेंज इज द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेजर। तो रेंज हमारे पास क्या है, मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेजर है ऑफ वेरिएबिलिटी। किस चीज को लेके, वेरिएबिलिटी को लेके। इट इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इन डाटा सेट। ये बता चुका हूं मैं, ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किसके बीच में है, लार्जेस्ट वैल्यू के बीच में और स्मॉलेस्ट वैल्यू के बीच में किसी भी डाटा सेट के अंदर। यानी कि रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, h माइनस एल। h यानी कि हाईएस्ट वैल्यू, l यानी कि लोवेस्ट वैल्यू। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेंज की, रेंज को हम अप्लाई कहां पे कर सकते हैं। तो वो अगर मैं देखूं तो कंसेप्ट ऑफ रेंज इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। एक तो स्टैटिस्टिक्स की क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए हमारी हेल्प करता है। रेंज इज हेल्पफुल इन स्टडीइंग द वेरिएशन ऑफ प्राइसेस। यही नहीं, अगर कभी भी प्राइस में वेरिएशन आ जाए, अब बातें प्राइस में किसके हो सकते हैं, शेयर के, है ना। शेयर मार्केट की हम बात करते हैं तो शेयर मार्केट में क्या हो गया, हम इक्विटी मार्केट की बात करते हैं जहां पे शेयर्स जो है वो बाय सेल किए जाते हैं, ठीक है। तो उसके प्राइसेस में जो वेरिएशंस आ रही हैं उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। डिबेंचर्स के प्राइस में कितना डिफरेंस आ रहा है अकॉर्डिंग टू एंड अदर कमोडिटीज, और दूसरी जो कमोडिटीज हैं उनके प्राइस में क्या चीज आ रहा है, टाइम के हिसाब से, ठीक है। वेरी सेंसिटिव टू द प्राइस, क्योंकि सब जो है प्राइस को लेकर काफी सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव रेंजेस फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। इसका मतलब किसी भी प्राइस में, चाहे वो हमारे शेयर्स के प्राइस हों, डिवेंचर के प्राइस हों, बॉन्ड्स के प्राइस हों, उनमें जो जो चेंजेस आ रहे हैं डिफरेंट टाइम पीरियड के बीच में, वो भी हम रेंज की हेल्प से यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये सब क्या हो गया, एप्लीकेशन ऑफ रेंज। स्टैट्स में तो हम यूज करते हैं क्योंकि हम स्टैट्स ही पढ़ रहे हैं, और स्टैट्स में कंसेप्ट किसका है, रेंज का कंसेप्ट है। वहां तो रेंज पढ़ ही लिया। अब समझते हैं एक और चीज, फॉर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अभी ये कौन सा डिपार्टमेंट होता है ना। हमने पुलिस डिपार्टमेंट सुना है, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट सुना है, ठीक है। अब ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कौन सा है भाई, ये वर्ड थोड़ा सा भारी पड़ा हुआ है ना, मेट्रोलॉजिकल। मैं जिनकी थोड़ी इंग्लिश खराब मैं समझा देता हूँ भाई। मेट्रोलॉजिकल का मतलब क्या है कि वो डिपार्टमेंट जिनका काम क्या होता है, जो वेदर है उसको फोरकास्ट करना, यानी कि कब बारिश होगी कब नहीं होगी। देखते ना गूगल पे कि पता नहीं कब की बारिश दिखा रखी, कब नहीं दिखा रखी, कब बारिश होने के कितने % चांसेस हैं, है ना। आजकल जो है लोग कहीं भी निकलने से पहले वेदर रिपोर्ट जरूर चेक करते हैं, ठीक है। तो मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है ना, उसका काम होता है, ठीक है, वेदर रिपोर्ट बताना, ठीक है। तो रेंज जो है ना, तो रेंज इज अ गुड इंडिकेटर फॉर वेदर फोरकास्ट। तो जो रेंज है ना, वो जो है कहीं ना कहीं अच्छा इंडिकेटर है वेदर को फोरकास्ट करने का, यानी कि वेदर को दिखाने का, ठीक है, कि भाई फ्यूचर में वेदर कैसा होने वाला है, बारिश होने वाली है, ठीक है, बर्फ गिरने वाली है या फिर तूफान आने वाला है, जो भी आने वाला है वो सब जो है वो वेदर फोरकास्ट में पता लग जाएगा। अब आता है अगली चीज, रिलेटिव मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू रेंज। अब एक कंसेप्ट है रिलेटिव मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू रेंज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब एक रिलेटिव मेजर होता है, उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, h माइनस एल अपॉन में h प्लस एल। h माइनस एल यानी कि हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू, h प्लस एल यानी कि हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट वैल्यू। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल के चलते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब जो हमारा टॉपिक है उसमें ये डिस्कस करेंगे कि भाई रेंज का भैया आपने बहुत बता लिया, हमने तारीफ भी बहुत करी रेंज की, लिमिटेशंस की बात भी कर लेते हैं कि भाई रेंज के नुकसान क्या है। तो एक तो मैंने इसमें तारीफ ही लिख दी इसकी कि रेंज इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड कंप्यूट। रेंज आप तुरंत समझ गए थे ना, है ना, दिक्कत नहीं समझने में, ठीक है, कि भाई हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू कर लो आपका रेंज आ जाएगा। तो रेंज जो है ना वो बहुत ही इजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए भी और कंप्यूट यानी कि सोल्व करने के लिए भी। यूसेज ऑफ दिस मेजर इज लिमिटेड। जो यूसेज है ना इसकी वो क्या है, लिमिटेड है, ठीक है, सिंस इट टेक्स इनटू कंसीडरेशन ओनली द एक्सट्रीम डाटा पॉइंट्स। तो मैं क्या देखा कि भाई इसके अंदर सिर्फ एक्सट्रीम पॉइंट का यूज होता है, इसलिए जो रेंज है ना वो भी इतना इफेक्टिव मेथड नहीं है, एक अच्छा मेथड नहीं है पूरे डाटा को दिखाने के लिए। तो एक्सट्रीम डाटा पॉइंट्स एंड अदर ऑब्जर्वेशंस इन डाटा आर सिंपली इग्नोर। क्यों? क्योंकि मैंने किस डाटा को यूज किया, जब मैंने इसका रेंज निकाला था मैंने सिर्फ एक 55 यूज किया, एक 40 यूज किया। जब मैंने इसका डाटा निकाला 70 यूज किया, 25 यूज किया। तो मैं ये बात तो कह सकता हूं ना कि भाई कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही हैं, मतलब बाकी जो पॉइंट्स हैं उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है रेंज निकालने के लिए, तो वो सब इग्नोर किए जाते हैं। इसलिए जो है ना वो कहीं ना कहीं रेंज जो है वो इतना अच्छा मेथड भी यहाँ पे नहीं माना जाता। सो रेंज कैन अफेक्टेड
बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, क्योंकि रेंज जो है ना कैन अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, वो सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज की वजह से अफेक्ट होगा। मोर ओवर एज द साइज ऑफ द डाटा सेट इंक्रीजेस, अगर मान लो डाटा का साइज जो बहुत बड़ा है, यानी कि जहां पे बहुत सारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और हम सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन के बेस पे बता दे रहे हैं कि डाटा किस प्रकार का है, क्योंकि रेंज निकालने के लिए तो चाहे डाटा कितना ही बड़ा हो, सिर्फ 2 वैल्यूज चाहिए। एक सबसे बड़ी वैल्यू जिसको हम बोलते हैं हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, एक सबसे छोटी वैल्यू जिसको क्या बोलते हैं लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, और 2 के बेस तुम डाटा का जो रेंज है वो बता देंगे। तो इसलिए जो है ना इसका रेलेवेंस और ज्यादा कम होता चला जाता है। तो मोर ओवर एज द साइज ऑफ डाटा सेट इंक्रीजेस रेंज लूजेस इट्स रेलेवेंस, तो जो रेंज का रेलेवेंस है वो कम होता चला जाता है एज अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, एज अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, यानी कि वेरिएबिलिटी के मेजर के हिसाब से। अब समझते हैं अगला पॉइंट, इंटर क्वार्टाइल रेंज। अगर हम बात करते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज की, तो यहाँ पे क्वार्टाइल की हेल्प लगेगी। क्वार्टाइल उम्मीद आप लोगों को समझ आया था कि क्वार्टाइल का मतलब मैंने क्या समझाया था कि मीडियन जो है वो कहीं ना कहीं एक डाटा को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। क्वार्टर का काम क्या होता है, 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना, है ना। तो बेटर मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है ना वो बेटर मेजर है किसका, वेरिएबिलिटी का। हियर इंस्टेड ऑफ टॉकिंग द डिफरेंस, तो यहाँ पे हम सिर्फ डिफरेंस की बात नहीं करते एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस के बीच में और बाकी ऑब्जर्वेशन, मतलब एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस के बीच में। यानी कि जब हमने बात करी थी, हमने एक चीज समझी थी कि जो हमारा क्या बोलते हैं उसे रेंज है, तो उसमें सिर्फ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस के हेल्प से वो निकाल लेते हैं, रेंज निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वी टेक द डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल, तो यहाँ पे हम डिफरेंस लेते हैं किसके बीच में, अपर क्वार्टाइल के बीच में एंड लोअर क्वार्टाइल के बीच में। इट इज कैलकुलेटेड एज Q3 माइनस Q1, क्योंकि हम इसको निकालते हैं Q3 माइनस Q1 की हेल्प से, तो इसलिए इसको बेटर माना जाता है एज कंपेयर टू रेंज। अगर एक दिस इज बेटर मेजर देन रेंज, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि वो बेटर मेजर है किससे, रेंज से, सिंस इट टेक्स इनटू अकाउंट ओनली द 50% ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन ये भी सिर्फ और सिर्फ यानी कि मात्र सिर्फ 50% ऑब्जर्वेशन ही सोल्व करता है। अब देखो इस निकम्मे को, किसको, रेंज को, है ना, ये सिर्फ 2 वैल्यू लेता है, चाहे डाटा से कितना ही बड़ा हो, चाहे एक डाटा में 40 ऑब्जर्वेशन है, 50 ऑब्जर्वेशन है, 500 ऑब्जर्वेशन है, ये मात्र 2 वैल्यू लेगा, एक हाईएस्ट एक लोएस्ट, लेकिन ये फिर भी जो है कहीं ना कहीं 50% ऑब्जर्वेशन के बेस पे निकाली जाती है। एंड द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस डू नॉट अफेक्टिव मेजर, और जो बाकी मतलब जिसको हम बोलते हैं ना कि एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, इनकी इतनी इंपॉर्टेंस बचती नहीं है इस केस में, लेकिन रेंज के केस में सारी जो चीजें थी किस पर टिकी हुई थी, एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर ही टिकी हुई थी। आई बात समझ में? तो उम्मीद आपको यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हो गया है, ठीक है। हमने बात कर ली है अब तक की वीडियोस में, आपको याद दिला दूं, मीन डिस्कस कर लिया, मीडियन कर लिया, मोड कर लिया, सारे क्वेश्चन भी करवा दिए। इसके अलावा जो और मेजर्स थे, क्वार्टाइल, डेकाइल, परसेंटाइल, सब डिस्कस कर लिया। आज की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया कि वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है। अब हम वेरिएबिलिटी को निकालना सीखेंगे, और वो हम सीखेंगे 2 कांसेप्ट के जरिए, एक तो वेरिएंस और एक एसडी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसकी बात हम करेंगे अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से उतार लो।